व्हेन टाइम इज़ नॉट एसेंशियल। ठीक है, सेक्शन नंबर 55 का पार्ट नंबर 2 है कि इफ़ कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ अवक़ात तो ये होता है कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम पीरियड के अंदर ही परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की वेडिंग है, किसी का बर्थडे केक है, किसी का किसी ख़ास इवेंट के लिए कोई ड्रेस है, ठीक है, तो फिर तो आपने उसे ऑन द फिक्स टाइम जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे ने जिस वक्त टाइम इम्पोर्टेंट टाइम मैटर नहीं करता और उसने ज़रा लेट परफॉर्म कर दिया, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल। तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, बट द अदर पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉज बाय द डिले। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो क्या करती है, कंपनसेशन क्लेम करती है किसी भी लॉस के लिए जो कि उस डिले की वजह से हुआ होता है, ठीक है। अब देखो मतलब ये कि अगर टाइम मैटर नहीं करता और किसी बंदे ने लेट परफॉर्म कर दिया है, तो जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बट द अदर पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन, ठीक है। तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और साथ में कोई कंपनसेशन क्लेम करते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि ए ने एग्रीमेंट किया कि वो एक हाउस बनाएगा बी के लिए 6 महीनों के अंदर। अब यहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता, ठीक है। अब उसने क्या किया, 7 महीनों के अंदर उसे कंप्लीट किया। 6 महीने के बजाय उसने 7 महीने में घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। टाइम एज सच मैटर नहीं करता था। जैसे देखो, अगर कोई वेडिंग डेकोरेशन आइटम्स आपने मंगवाए, ठीक है, तो वो जस्ट वेडिंग तक ही वो यूज़फुल हो सकते हैं, उसके बाद तो वो आपके किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। इसी तरह बर्थडे केक अगर आप इवेंट के बाद डिलीवर करते हैं तो वो जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिर डिफीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घर अगर 1 महीना लेट भी बन जाएगा तो जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफीट नहीं हो रहा, यानी कि डिले इज़ नॉट डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर टाइम जो है वो इसेंशियल नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टाइम ज़रूरी नहीं होता, सो बी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन अगर बी जो है उसे किसी किस्म का उसने लॉस सफ़र किया है, लाइक एक्स्ट्रा रेंट उसे पे करना पड़ा है, तो फिर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो मतलब ये कि अगर टाइम जो है वो इसेंशियल नहीं होता, ठीक है, तो जिस वक्त टाइम एसेंशियल नहीं होता फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी पार्टी अगर उसे किसी किस्म का लॉस हुआ है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। अब हम इस एग्जांपल को इस पर अप्लाई करते हैं कि देखो, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि उनमें टाइम एज सच मैटर नहीं करता, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई लॉस हुआ है तो फिर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन नंबर 55 का पार्ट नंबर 3 है, व्हेन लेट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड। टाइम एसेंशियल था, प्रोमिसर ने परफॉर्म कर दिया लेट, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाता है, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी इसे कैंसिल करना चाहे, इनोसेंट पार्टी, एग्री पार्टी, बट इफ द प्रोमिस ही एक्सेप्ट द लेट परफॉर्मेंस, लेकिन अगर उसने लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर दिया तो फिर वो बाद में कंपनसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने लेट परफॉर्मेंस एट द स्पॉट एक्सेप्ट की और साथ में उसने कहा कि मुझे इसकी कंपनसेशन भी चाहिए, तो फिर आपको वो देनी पड़ेगी। मतलब ये कि लेट परफॉर्मेंस आप उस सूरत में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर टाइम मैटर करता था लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसे लेट परफॉर्म किया, तो फिर बाद में जाकर आप उसकी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ने जिस वक्त उस लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया और साथ में आपने कंपनसेशन भी डिमांड की, तो फिर आपको कंपनसेशन उसकी मिलेगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास व्हेन लेट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड एंड व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 56, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 56 इज अबाउट एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ठीक है। अब देखो, बाज़ का दो पार्टीज़ क्या करती हैं कि अगर वो इस तरह का एग्रीमेंट आपस में करती हैं कि वो कोई इम्पॉसिबल एक्ट करेगी, ठीक है, वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम कोई इम्पॉसिबल काम करके दिखाएंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो वाइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। वाइड एग्रीमेंट का ये मतलब होता है द एग्रीमेंट दैट हैज़ नो लीगल वैल्यू एंड इट इज़ ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल समझो कि अगर एक आदमी है, इफ़ देयर इज़ एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, ठीक है, ही मेक्स एन एग्रीमेंट विद अनदर पर्सन, और वो किसी दूसरे एग्रीमेंट के साथ
दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है डेट आई विल ब्रिंग अ स्टार फ्रॉम द स्काई, कि मैं आसमान से एक तारा ज़मीन पर लेकर आऊँगा। अंडरस्टूड सी बात है, इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ स्टार ऑन द अर्थ इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, कि आप एक स्टार को कभी भी ज़मीन पर नहीं ला सकते, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आदमी कहे कि मैं चाँद को अपने हाथ पर लेकर पकड़ सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ प्रॉमिस करता है कि ये जो डेड बॉडी है, ये इंडिविजुअल जो है वो अब मर चुका है, लेकिन मैं आपको इसको ज़िंदा करके दिखाऊंगा, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कोई इम्पॉसिबल काम करने का प्रॉमिस करते हैं, वो क्या होता है, वो वाइड एग्रीमेंट होता है। वाइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, और उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ इट नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। तो इसमें यही है कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट जो होता है वो वाइड होता है। इफ़ टू पीपल एग्री टू डू समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर दो लोग एग्री हुए हैं कि वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करेंगे जो कि इम्पॉसिबल है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट से ही वो इम्पॉसिबल है, तो फिर एग्रीमेंट जो है उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। अब ए है, उसने प्रॉमिस किया है दैट ही विल ब्रिंग अ स्टार फ्रॉम द स्काई फॉर बी, के वो बी के लिए आसमान से एक तारा लेकर आएगा, ठीक है, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है और ये वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल लेटर, ठीक है, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले तो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वो अब वाइड हो गया, ठीक है, वैलिड से वो वाइड हो गया। तो जिस मोमेंट से वो वाइड होगा उसी मोमेंट से वो क्या हो जाएगा, जिस मोमेंट से वो इलीगल होगा या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी मोमेंट से वो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड एट फर्स्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले वैलिड है पर लेटर बिकम्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया या फिर इलीगल हो गया किसी इवेंट्स की वजह से, और द इवेंट्स दैट वर बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है, या फिर किसी ऐसे इवेंट्स की वजह से जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थे। अब देखो, ए जो है वो एग्री करता है बी के साथ कि मैं आपको कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर करूँगा, ठीक है, ये वैलिड एग्रीमेंट था। लेकिन उसके बाद जो उनकी गुड्स थी, फॉर एग्जांपल राइस ले लें, ठीक है, तो उसने क्या किया कि गुड्स को पैक किया, लेकिन जैसे ही वो डिलीवर करने वाला था गवर्नमेंट ने उन राइस को बैन कर दिया, ठीक है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ए का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और ये सिचुएशन ए के बियॉन्ड द कंट्रोल है, ठीक है, वो उसके बैन होने को हटा नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही वो राइस बैन हो गया, उनकी डिलीवरी, उनकी सेलिंग अगर बैन हो गई है, तो उस मोमेंट से वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा, मतलब कि वो एग्रीमेंट पहले वैलिड था, लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है और अब वो वाइड एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो, ए एग्री टू सप्लाई गुड्स टू बी, ए ने एग्री किया कि वो गुड्स सप्लाई करेगा बी को। बाद में वार स्टार्ट हुई, ठीक है, और जो ट्रेड है वो बैन हो गई, ठीक है, ट्रेड ने उन गुड्स को बैन कर दिया। नाउ परफॉर्मेंस बिकम्स इलीगल, अब अगर वो बैन हुई चीज़ को सेल करेगा तो वो तो इलीगल हो जाएगी। तो इस मोमेंट से जहाँ से गवर्नमेंट ने उन्हें बैन किया है, उस मोमेंट से वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह कंपनसेशन, कंपनसेशन व्हेन वन पार्टी न्यू दैट इट वाज इम्पॉसिबल, अब वो ये कहते हैं कि अगर दो पार्टीज़ हैं वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, और उनमें से एक पार्टी को पता था कि ये जो एक्ट है या ये जो एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल था, लेकिन दूसरी पार्टी इनोसेंट थी, ठीक है, और उससे नहीं पता था कि ये एग्रीमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। तो जिस वक्त एक पार्टी को पता होता है कि ये इम्पॉसिबल है, या फिर पता होना चाहिए एक पार्टी को, और लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं पता कि ये एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक पार्टी है उसे कंपनसेशन पे करनी चाहिए। देन द वन हु न्यू मस्ट पे द कंपनसेशन फॉर द लॉस, और वो पार्टी जिसे पता है उसे कंपनसेशन उस लॉस के लिए पे करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 57, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 57 है, इट इज़ अबाउट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज़ ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है, ठीक है, उन दोनों पार्टीज़ की एक दूसरे की तरफ जो होती है वो ड्यूटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ए बी से ये कहता है कि मैं आपको अपना घर जो है वो रेंट पर दूंगा, तो
जो ए है वो अपना पोजीशन ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, और उसे एक प्लेस टू लिव प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो बी है वो उससे ये कहता है कि मैं आपको 20,000 पर मंथ एज अ रेंट दूंगा, ठीक है। तो जो घर है और जो रेंट है, एक ए जो है वो बी को घर दे रहा है, जो बी है वो ए को रेंट दे रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो ये होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्टीज ने एक ना एक पार्ट परफॉर्म करना होता है। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अगर दो लोग हैं और उन्होंने एग्रीमेंट किया है जहाँ पर कुछ प्रोमिस लीगल हैं और जहाँ पर कुछ प्रोमिस इलीगल हैं, तो फिर जो लीगल पार्ट होगा वो तो वैलिड होगा, लेकिन जो इलीगल प्रॉमिस होगा वो वाइड होगा। मतलब ये कि अगर दो लोग हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन उस एग्रीमेंट का एक पार्ट लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है, तो फिर जो लीगल है वो तो वैलिड है, तो आप उसे कोर्ट के थ्रू भी इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन अगर जो इलीगल है तो वो वाइड है। अब इसकी एग्जांपल समझो कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपना घर जो है वो रेंट पे देता हूँ, एक प्रॉमिस डे। साथ में ए ने बी से ये भी कहा कि आप क्या करोगे कि वहाँ पर गैम्बलिंग अरेंजमेंट मतलब जुआ वहाँ पर करवाया करोगे, ठीक है। तो जो रेंट वाला पार्ट है वो लीगल है, लेकिन गैम्बलिंग करवाना जो है वो वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैलिड पोर्शन है वो रेंट अ हाउस है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बाद में बी जो है वो ए जो है वो बी को रेंट नहीं घर नहीं दे रहा, ठीक है, रेंट हाउस, ठीक है, घर नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर वो जाकर इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन जो आपका गैम्बलिंग का अरेंजमेंट है कोर्ट उसे नहीं इन्फोर्स कराएगी, ठीक है। कोर्ट उसे ये नहीं कह फोर्स नहीं कर सकती कि आपने गैम्बलिंग का एग्रीमेंट किया था तो अब आप गैम्बलिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज़ ही इलीगल है और इलीगल एग्रीमेंट्स कोर्ट में या जो आपका कानून होता है वो उसे इन्फोर्स नहीं करता, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 57। Section number 58 is about alternative promise. One branch being illegal. When one option is legal and the other is illegal, the law only accepts the legal one. ठीक है, अगर एक बंदा है उसने आपको के साथ एग्रीमेंट किया और उसने आपको ऑप्शन दिया है कि या तो आप क्या करो कि मेरी फॉर एग्जांपल वो आपको ऑप्शन देता है कि या तो मेरी आई विल ईदर सेल यू माई कार, वो उससे एक बंदा है वो उसके साथ एग्रीमेंट करता है, और बी ए जो है वो उसे कहता है कि या तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेच दूंगा या मैं फिर क्या करूँगा कि तुम्हें चीज़ें स्मगल कर दूंगा। अब स्मगल करना क्या होता है? स्मगल करने का मतलब होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे छुपकर आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हो, ताकि वो या तो वो चीज़ें इलीगल होती हैं या फिर आप टैक्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सो अब ये कहता है कि व्हेन वन ऑप्शन इज़ लीगल, कि जिस वक्त एक ऑप्शन जो होता है वो लीगल होता है और जिस वक्त दूसरा ऑप्शन इलीगल होता है, तो लॉ जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल वन ऑप्शन को एक्सेप्ट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो अगर तो मतलब ला दूसरे ऑप्शन को इग्नोर ही कर देता है कि अब अगर एक बंदा है ना वो फिर ऐसा एग्रीमेंट जाकर कोर्ट में जाए और कहे कि ये एग्रीमेंट किया था, तो फिर कोर्ट ये इस चीज़ को ऐसे ट्रीट करती है कि ये जो स्मगलिंग वाला था ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ दे नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। तो अल्टरनेटिव प्रोमिस वन ब्रांच बीइंग लीगल एंड अनदर ब्रांच इज इलीगल, ठीक है। तो लास्ट सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑप्शन को एक्सेप्ट करती है, उसे इन्फोर्स कराती है, उसे इम्प्लीमेंट करता है जो हमारा लॉ होता है। लेकिन जो इलीगल ऑप्शन होता है उसे कोर्ट ऐसे कंसीडर करती है एज इफ इट नेवर एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है।